हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लक्ष्य सिद्धि। काफ़ी दिनों बाद हम मिल रहे हैं, है ना। चलो, आज मैं क्या लेकर आया हूँ आपके पास। आज मैं लेकर आया हूँ द सिलेबस फॉर जेबीटी। देखो, ये आ गया भैया जी हमारा सिलेबस फॉर जेबीटी। अच्छा, सिलेबस फॉर जेबीटी से क्या मतलब है? सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ जेबीटी टू बी कंडक्टेड बाय एचपीआरसीए। जो एचपीआरसीए ने जेबीटी के फॉर्म निकाले हैं, उसका ऑफिशियल सिलेबस लेकर आया हूँ मैं। इससे पहले मैं आपके सामने उसका टीजीटी आर्ट्स का सिलेबस लेकर आया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ था एज कम्पेटिवली, है ना। पर देखते हैं एचपीआरसीए ने जेबीटी का सिलेबस कैसा रखा है। जेबीटी के सिलेबस में पहली बात तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो अप टू +2 है। देखो जी, +2 से ऊपर का नहीं पढ़ना है। +2 की एनसीईआरटी उठाओ और पढ़ने लग जाओ। जितना भी नीचे सब कुछ आएगा वो +2 की एनसीईआरटी से ही आएगा। अगर बात की जाए सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट कवर है? हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या है? इंडियन हिस्ट्री के बारे में बोला गया है, जिसमें एशियंट इंडियन हिस्ट्री हो गई, मिडिवल हिस्ट्री हो गई और मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री हो गई। ठीक है, नॉर्मल जो कि रहता है हिस्ट्री में हमेशा से। तो हिस्ट्री का इतना ही रहेगा। मॉडर्न इंडिया के बाद यूरोपियन हिस्ट्री जो है वो एक चीज़ इसमें ऐड हो जाएगी। बाकी इसमें कुछ नहीं है, बाकी इंडिया की हिस्ट्री है। बाकी एक जो एक्स्ट्रा ऐड हुई है वो है यूरोपियन हिस्ट्री। यूरोपियन हिस्ट्री जो है उसमें भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही वही पॉइंट दे रखे हैं इन्होंने, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लीग्स ऑफ नेशन, रशियन रेवोल्यूशन, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो आपको इधर फोटो इस वीडियो में देख पा रहे हो आप। अच्छा, सेकंड, जब हम हिस्ट्री से आगे चलते हैं, हिस्ट्री से आगे आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी में क्या दिया गया है? ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी दी गई है। इंडियन ज्योग्राफी देख लो आप वीडियो में देख ही सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इंडियन ज्योग्राफी में। इंडियन ज्योग्राफी में जैसे साइज एंड लोकेशन, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियाज नेबर्स, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, मेजर्स फिजियोग्राफिक डिवीजन, हिमालय, माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन्स, जो भी ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें दे रखी है किसकी? ज्योग्राफी की। ठीक है सर। उसके बाद दे रखा है यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एग्रीकल्चर एंड फूड क्रॉप्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें इकोनॉमिक्स है जी। 2 सब्जेक्ट हमने कर दिए, एक हिस्ट्री और दूसरा जियोग्राफी, है ना। तीसरा जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स। अच्छा, इकोनॉमिक्स से अगर मैं बात करूँ तो इस आने वाले कुछ टाइम में ना इकोनॉमिक्स जो है ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इकोनॉमिक्स के। चाहे वो आप, हाँ, वो अलग बात है कि एचपीआरसीए ने तो कंडक्ट नहीं करवाया है, लेकिन वैसे भी इकोनॉमिक के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखा गया है। तो इकोनॉमिक्स में भी क्या है कि डेवलपमेंट हो गया, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी हो गई, मनी एंड क्रेडिट हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया। हाँ, ये अलग बात है कि ये सारी चीज़ें होगी अप टू +2 लेवल। ठीक है, ये चीज़ हमेशा दिमाग में चलिएगा कि +2 लेवल का जो है ये सारी चीज़ें रहेगी, +2 से ऊपर एक भी चीज़ नहीं रहेगी। फिर चौथी जो है वो है पॉलिटिकल साइंस, कि पॉलिटिकल साइंस भी जो है वो +2 लेवल की रहेगी, +2 लेवल की पॉलिटिकल साइंस रहेगी। ऐसा ना हो कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ते रहो, लक्ष्मीकांत पढ़ने में आपका टाइम ही वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। बस +2 लेवल तक की तैयारी करो और आपका जो है सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। हाँ, लेकिन वो पॉइंट टू पॉइंट करना पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं छोड़ना पड़ेगा। फिर पीवाईक्यू में देखेंगे कि हालांकि पीवाईक्यू तो हम कहाँ से लाएंगे, लेकिन हाँ, सीबीटी अगर ये लेंगे, सीबीटी से पहले एक प्रैक्टिस मॉक टेस्ट निकालती है एचपीआरसीए, जैसे अभी ग्रुप इंस्ट्रक्टर के लिए भी निकाला था। तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम सब्जेक्ट चेंज करें, सोशल साइंस ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैथमेटिक्स आता है, अप टू +2 लेवल मैथमेटिक्स। हालांकि इन्होंने ऊपर डाला था, लेकिन अगर हम इसमें देखें तो प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, इंडियन एंड इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम, या कंपेयरिंग लार्ज नंबर, या फिर रैशनल नंबर, या रिप्रेजेंटेशंस हो गई, या फिर ऑपरेशंस हो गए, या फंडामेंटल थ्योरम हो गई, तो ये अप टू +2 लेवल तो नहीं लगता मुझे, क्योंकि +2 लेवल में तो बहुत सारी चीज़ें होती है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट तक ही यहाँ तो ख़त्म है ना चीज़ें। यहाँ तो अगर लास्ट टू लास्ट देखा जाए तो वर्ड प्रॉब्लम तक दे देंगे ये। बाकी इससे आगे तो इसमें कुछ नहीं कहा गया है। बेसिक चीज़ें हैं, पॉलिनोमियल हो गया, अलजेब्रा हो गया, फ्रैक्शन हो गया, है ना।
एक मिनट गाइस, हाँ ठीक है, फ्रैक्शन हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया है ना, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी हो गया, उसके बाद रेशो प्रोपोर्शन हो गया, बेसिक ज्योमेट्री हो गई है ना, उसके बाद ट्राइंगल्स आ गए, ट्राइंगल्स में भी ट्राइंगल भी हो चुका है, ट्राइंगल के बाद है क्वाड्रेट्रियल एंड पॉलीगन है ना, उसके बाद सर्कल एरिया भी रिलेटेड सर्कल्स हो गए, कंस्ट्रक्शंस हो गई, कंपासन, और उसके बाद मेजरमेंट्स हो गया। इसका टॉपिक मैथमेटिक्स के टॉपिक में बता रहा हूँ आपको। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम +2 लेवल तक का कहा है इन्होंने अपने आप। इसमें पीडीएफ में सबसे पहली चीज़ आई थी कि +2 लेवल तक की होगी जितनी भी चीज़ें होगी। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री हो गई है ना, साइन थीटा कॉस थीटा एग्जैक्टली एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये जो मुझे लग रहा है ना, जितना कुछ इसको अगर एनालाइज मैंने किया था मैथमेटिक्स का सिलेबस, तो मैथमेटिक्स का सिलेबस तो अप टू 10th लेवल भी आप तैयारी करोगे ना फिर भी आ जाएगा यार। बस 10th तक की तैयारी कर लो, आपका मैथमेटिक्स डन है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसके मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके ये है, वर्क एंड टाइम, मेंसुरेशन, एक्सपोनेंट एंड पावर, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। अब करी जाए अगर तीसरी चीज़ की बात, तो वो है थर्ड है साइंस। साइंस भी अप टू आप जान लीजिए कि 10th तक की साइंस जो है उसको आप कंफर्म कर लीजिएगा। बॉडी मूवमेंट एटसेट्रा 8th में आता है यार ये सब चीज़ें। लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन 8th में, 8th का चैप्टर है। डायरेक्ट फन विद मैग्नेट डायरेक्ट 9th का चैप्टर है आई गेस सो, अगर मैं गलत नहीं हूँ। हाँ ऑब्वियसली हो भी सकता हूँ यार, मेरे कौन सा एनसीईआरटी माइंड में बैठी हुई है कि कौन सी बुक से। लेकिन जो मुझे याद आ रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो ये मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 7th तक का चैप्टर है ये एसिड बेस एंड सॉल्ट। और न्यूट्रिशन इन एनिमल सेम ये 8th क्लास में है, 8th क्लास की साइंस की बुक में। और उसके बाद न्यूट्रिशन इन प्लांट जो है वो 7th क्लास की बुक में है। हीट भी वैसे ही, फिजिकल एंड केमिकल चेंज देखो 7th का डायरेक्ट चैप्टर। रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म 7th का डायरेक्ट चैप्टर। मोशन एंड टाइम हर एक देखो क्या है, चैप्टर तो सेम ही रहेगा ना, चैप्टर का नेम तो चाहे वो 7th में, चाहे 8th में, चाहे 9th में, चाहे 10th में, मोशन एंड टाइम तो मोशन एंड टाइम ही रहेगा। हाँ कितना डीप होता जा रहा है कॉन्सेप्ट, दैट मैटर्स। और अगेन आई विल से कि भैया ये सिर्फ +2 10th लेवल तक का ही आएगा, 10th लेवल से ऊपर नहीं आएगी ये साइंस और मैथमेटिक्स खासकर, क्योंकि 10th से ऊपर इसमें मुझे कोई ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिला। माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखो ना, फ्रेंड एंड फो डायरेक्ट 7th का चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। कोल एंड पेट्रोलियम ये 8th का है। तो ये सब चीज़ें जो रहेगी, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 10th तक का रहेगा, 10th से ऊपर ये कुछ भी नहीं रहेगा जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। क्योंकि 10th से ऊपर की जो साइंस होती है +1 +2 की, उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री जो होती है वो इससे और वास्ट लेवल की होती है। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन थोड़ी ना उसमें आएगी। खैर ये हमने देख लिया कि अगर आप सोशल साइंस की बात करें वो +2 लेवल तक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स और साइंस की बात करें, वो आप अगर 10th तक की भी तैयारी कर रहे हो, दैट इज़ सफिशिएंट कि आप एक प्रॉपर तैयारी कर लोगे। अब अगर इंग्लिश की बात की जाए, इंग्लिश तो मेन इंग्लिश जो रहती है ना आपकी, मतलब आप ये देख लो कि 10th तक जितना भी आपका ग्रामर पोर्शन रहता है ना, इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन, वो आप अच्छे से तैयारी कर लो, आप इसमें अच्छे मार्क्स ले लोगे। फिर आप अगर बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी में तो व्याकरण तो उतना ही रहेगा ना भैया, व्याकरण तो नहीं तो थोड़ी ना ज़्यादा होगा। अगर आप यहाँ देख पा रहे हो वीडियो में, ये भी 10th लेवल तक का व्याकरण है। देखो सारी चीज़ें 10th लेवल की ही इसमें कवर की गई है। 10th तक का जो एनसीईआरटी है उसको पूरा का पूरा कवर कर लो, आपका पेपर पास है, मेरी गारंटी आपका पेपर पास है। 10th तक की जो है आप अगर वो कर लो, एनसीईआरटी कर लो, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है वो रहती है सिलेबस ऑफ जेबीटी कोर्स, कि भैया जेबीटी या डीएलएड कोर्स का कौन सी चीज़ें जो है आपने कवर करनी है। तो पहला जो रहेगा वो रहेगा अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ चिल्ड्रन। देखो ये सेक्टर तो ठीक है इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन जो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, पता नहीं इसमें अभी नीचे सिलेबस में होगा नहीं होगा, एनईपी के ऊपर अब ज़्यादातर क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। क्योंकि एनईपी अभी ताज़ी आई है ना, इस वजह से उसके ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। और उसके क्वेश्चन पेडागोजी के किस तरह से बनते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, वो भी मैं आपको लाऊंगा वीडियो। लेकिन पहले हम इसमें देख लेते हैं कि ऑफिशियल सिलेबस क्या दे रखा है उन्होंने। तो अच्छा, फर्स्ट चैप्टर तो हमने साइकोलॉजी का देख लिया ना। सेकंड है कंटेम्प्रेरी
एजुकेशन, ठीक है सर। फिर है करिकुलम एंड सोसाइटी, करिकुलम के बारे में ह्यूमन राइट्स उसमें कवर होते हैं, चाइल्ड राइट उसमें कवर होते हैं। उसके बाद आता है पेडागोजी, अगर पेडागोजी के बारे में, पेडागोजी में आईसीटी कवर हो जाती है आपकी, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आता है टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, टीचिंग ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ये तो आप अगर ग्रामर कर रहे हो तो वहाँ पे भी कवर हो जाएगा। लेकिन 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 एक हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर एक अलग चीज़ है, टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड टीचिंग ऑफ हिंदी एक अलग चीज़ है। इसमें पेडागोजिकल क्वेश्चन बनते हैं। किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं दैट आई विल टेल यू लेटर, जब हम इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। टीचिंग ऑफ अगेन सेम है ना, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, पेडागोजी ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़, ये सारी चीज़ें हम उसके बारे में पढ़ लेंगे। देन हमारे पास आता है फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ, स्कूल हेल्थ एजुकेशन। ये होता है फिजिकल एजुकेशन का जो एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट रहता है ना, कोर्स कोड रहता है हमारे डीएलएड में, उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद फाइन आर्ट, वैल्यू एजुकेशन, हाँ वैल्यू एजुकेशन भी शायद इसी में कवर हो जाता है, लेकिन जो आर्ट एजुकेशन होती है ना, आर्ट एजुकेशन, वो इसके अंदर कवर होती है फाइन आर्ट्स के अंदर। अच्छा, वर्क एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप हम लोगों ने पढ़ते आए हैं, वर्क एजुकेशन भी इसमें कवर है। उसके बाद साइंस एजुकेशन है, डाइवर्सिटी, इंक्लूसिव एजुकेशन, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो आपको अच्छे से करना पड़ेगा। टीचर आइडेंटिटी तो चलो ओके सब्जेक्ट है, लेकिन जो टीचर हमारा ये क्या कहते हैं इसको, इंक्लूसिव एजुकेशन है ना, उसको इम्पोर्टेंट ज़रूर रखिएगा। उसके बाद आता है हमारा सोशल साइंस एजुकेशन, ये पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, यहाँ तक हो जाता है हमारा ऑफिशियल सिलेबस ख़त्म। उसके बाद जो रहता है वो रहता है जनरल नॉलेज। अच्छा, जनरल नॉलेज किसकी चाहिए? जनरल नॉलेज चाहिए हमें सिर्फ जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जनरल नॉलेज मतलब द हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, द ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, द इकोनॉमिक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ हिमाचल प्रदेश, ईच एंड एवरीथिंग दैट कवर्स अंडर द हिमाचल प्रदेश ना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस पेपर, ओके। देन वी हैव द करंट अफेयर्स। करंट अफेयर दो लास्ट 1.5-2 साल के कर लोगे, वैसे 1.5-2 साल भी मैंने ज़्यादा ही कह दिया, पर लेकिन फॉर द सेफर साइड, बिकॉज इस बार जो है वो मुझे जो जहाँ तक लग रहा है जो कट ऑफ जाएगी ना, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, हाई जाएगी ये, क्योंकि बहुत से साल के लोग जो है वेट कर रहे हैं इस एग्ज़ाम का, ठीक है। तो करंट अफेयर उस हिसाब से आप 1.5-1 साल के कर लीजिएगा तो वो बहुत रह जाएगा, उसके लिए ठीक रह जाएगा, परफेक्ट रह जाएगा। अच्छा, एवरीडे साइंस भी आएगी। अगर आप वो ऊपर साइंस वाला सेक्शन कवर कर रहे हो ना 10th का, जो अभी हमने देखा, तो ये एवरीडे साइंस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ये 10th वाले सेक्शन में ही ख़त्म हो जाता है। 10th तक की एनसीईआरटी में पूरी की पूरी साइंस है, उसमें कुछ एवरीडे साइंस में एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत अब आपको नहीं है। अच्छा, लास्ट जो रहता है, आई गेस ये लास्ट ही है, हाँ ये लास्ट है पूरे उसका, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर मैं एक अलग से आपको एक पूरा का पूरा लेक्चर लाऊंगा, उसके में हम पता लगाएंगे कि लॉजिकल रीजनिंग में हमने पढ़ना क्या है। तो ये था हमारा HPRCA द्वारा JBT का, HPRCA द्वारा JBT का जो सिलेबस था। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे किसी और चैप्टर, किसी और वीडियो में, किसी और चीज़ को कवर करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।